जी डॉक्टर नाजिया, बताइए अपना सिनेरियो। मैडम मेरे पास सिनेरियो तो नहीं है। अच्छा, चले ठीक है। तो सिनेरियो वैसे कोई भी, मतलब इसमें ये एक ओपन फोरम होता है, तो इसमें जरूरी नहीं होता कि जो वॉलंटियर है वो ही, कोई और भी अपना सिनेरियो शेयर कर सकता है। क्योंकि बेसिकली इसको जो है वो इसलिए इन कंटिन्यूटी विद द प्रीवियस लेक्चर ये बनता था कि पिछले लेक्चर में हमने ओवेरियन फेलियर को डिस्कस किया, which basically is one type of the hypogonadism which results due to ovarian failure, जिसको हम नाम देते हैं हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, बिकॉज जो ओवेरियन फेलियर में जब फीडबैक सिस्टम नहीं जा रहा होता, इनहिबिटरी फीडबैक सिस्टम दैट इज बाय द ईस्ट्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी मेनली, तो उसमें उसका फिर इनहिबिटरी इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इनहिबिटरी इफेक्ट जब खत्म होगा तो जो गोनेडोट्रोफिन्स हैं दैट विल बी रेज्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर गोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। लेकिन हर दफा मसला ओवरीज में नहीं होता, तो इसलिए ये इसकी कंटिन्यूटी बनती थी कि इसमें जो हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस की जो डिस्टर्बेंसीज हैं, डिफरेंट टाइप की जो डिस्टर्बेंसीज हैं, उसको हम एक ही सीक्वेंस में वन आफ्टर द अदर डिस्कस कर लें। तो व्हाट इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन, उसके उसके हिसाब से हम अपना फिर वो सिनेरियो बनाएंगे। जी डॉक्टर नाजिया, इसमें मैडम कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन क्या होती है? मैडम कॉमनर्स प्रेजेंटेशन तो प्राइमरी एमेनोरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। हम्म, ठीक है। तो प्राइमरी एमेनोरिया से रिलेटेड किसी के भी ज़हन में कोई ऐसा जो उन्होंने ऑब्जर्व किया हो पेशेंट, क्योंकि अगर आपने एक पेशेंट देखा है या कभी कोई सिनेरियो ऐसा जो आपको मतलब जो फेस करना पड़ा, तो उसमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जरा बेहतर हो जाती है। तो इसी वजह से हम इस पे फोकस करते हैं कि इसको हम सिनेरियो के साथ ही चलें। जो एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं वो हमेशा ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं, कि जो आपने कभी पेशेंट देखा या सुना, या फिर आपको किसी सिनेरियो के साथ ऐसा आपको एग्जाम में फेस करना पड़ा। तो कोई भी हमारे ऑडियंस में से कोई भी अपना सिनेरियो शेयर कर सकता है यहाँ पे, एंड डॉक्टर नाजिया विल बी द वॉलंटियर फॉर डिस्कशन। जी, हमारे ऑडियंस में से कोई जो इसको करना चाहे, अपना सिनेरियो प्रेजेंट करना चाहे। प्राइमरी एमेनोरिया का केस कभी नहीं कोई देखा? ओके, चलो अब हम इसमें एक केस सिनेरियो डिस्कस करते हैं। दो इट इज इमेजिनरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें पेशेंट हु इज, ये थोड़ा सा अनयूजुअल प्रेजेंटेशन है। तो उसमें जो है वो एक पेशेंट आती है हमारे पास, यंग गर्ल who is 22 years of age, and she is married. 22 years of age, she is married. She never has menstruated according to her history. Though there is no problem with the coital functions, but she reports that her breasts are not well developed. एक तो ब्रेस्ट वेल डेवलप नहीं है, और उसके दूसरा ये कि उसमें जो है वो उसको कभी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कभी नहीं हुई। At the examination, the breast development is just Tanner stage 1, और यानी समझो कि जिसमें ब्रेस्ट बड्स ही हैं बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एंड देयर आर स्कैंटी एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, एंड बाकी मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री तो मैंने बता दी, बट देयर इज नो सिग्निफिकेंट जो जनरल और सिस्टमिक जो सिस्टम्स हैं उन पे कोई ऐसा क्लियर कट पॉजिटिव फाइंडिंग्स नहीं है, एक्सेप्ट के इसमें बल्कि वेजाइनल कैपेसिटीज ओके, उसमें मतलब वो ठीक है, और उसमें यूट्रस साइज इज स्मॉल एंड एट्रोफिक। मैरिड है, उसमें हमने वेजाइनल एग्जामिनेशन किया और यूट्रस उसमें एट्रोफिक है और स्मॉल इन साइज है। ये थोड़ा सा एटिपिकल केस है, क्योंकि जो बिल्कुल टिपिकल केस होता है उसमें जो है वो यूजुअली द पेशेंट एट द मोस्ट प्रेजेंट्स बाय 15 to 16 years with the history of primary amenorrhea,
और उसमें जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट है वो प्रॉब्लमेटिक होती है, समटाइम्स वेल डेवलप्ड होते हैं, समटाइम्स भी वेल डेवलप्ड नहीं भी होते। तो ये उसके डिफरेंट जो हैं वो स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी है। बट आई एम डिस्कसिंग विद यू एन एक्चुअल पेशेंट। जी डॉक्टर जी बताइए नाजिया। जी मैडम। हाँ जी, इसको आप कैसे लेके चलेंगी? अब ये पेशेंट है, मैडम रोल क्योंकि प्ले अच्छा आपका जो एग्जाम होता है ना, जो एक्सटेंडेड टॉक्स का एग्जाम है, उसमें हमेशा ज्यादातर एग्जामिनर्स रियल लाइफ पेशेंट्स पे सिनेरियोस बना रहे होते हैं। मतलब जी जो भी मैडम। एक एक्चुअल पेशेंट्स हैं, बाज दफा उनकी प्रेजेंटेशन उस तरह से टिपिकल नहीं होती, थोड़ी सी एटिपिकल भी हो सकती है। तो ये जी जो मैडम। पेशेंट मैंने आपसे डिस्कस किया इन डिटेल, तो इसमें इसका आपका अब कैसे आपने इसको कैसे लेके चलना है? ये आपको आउटडोर में पेशेंट आके दिखाता है, फिर आप इसमें कैसे प्रोसीड करोगे फर्दर? Madam, first of all, after introducing myself, हम्म। I will नाज़िया confirm the थोड़ा सा बेटा ऊंचा बोलिए। Madam, after introduction, I will confirm the patient's biodata, and after rapport building, I will हम्म। take the focused history regarding her presenting complaint, which is under development of her breast, हम्म। and I also ask the condition regarding her last menstrual period, as she never menstruated. I will further dig out if she ever like spotting or any other condition, and हम्म। I will also and I will also ask the madam. I will first of all I will जी। rule out the pregnancy, हम्म। and then I will ask some. Ma'am, first of after ruling out pregnancy, I will ask her the patient that is she is what her educational status, and her educational status, and madam, I will number of siblings, and the age of menarche of her mother and her sibling, to rule out constitutional delay, and हम्म। madam, I will ask her um, on the any history of head trauma, radiation exposure, or head surgery, to rule out any hypothalamic cause. I will ask her that if she can differentiate between different smells, and I will ask her um, um, I will ask her that any family history of these conditions, that delayed menstruation and थोड़ा सा delayed बेटा अपना वॉल्यूम जरा ऊंचा कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आपकी बीच में ना वॉइस कम हो जाती है। जी। uh, madam, शायद, हेलो। madam, I will हाँ जी। hello. Hello. जी जी, मुझे आ रही है आवाज। जी madam, I will ask the questions regarding her head trauma, radiation exposure, any ठीक head है ठीक है, ये surgery, मुझे समझ आ if गई। she can और differentiate, if she can differentiate between different smells, or हम्म। in differentiate different smells, and uh, madam, if the family history of the same conditions like delayed puberty or amenorrhea, and हम्म। I will ask her that if she has taken any treatment for this condition, and any investigations, blood test, any surgery done or not, or any medication if she has taken for this problem, and हम्म। as she is married, I will and she has no coital difficulty, and then I will ask her some further questions like her any medical condition, diabetes, hypertension, asthma, or madam, I will ask her social history, any drug allergy, any smoking history, and I will ask her further if she has any stress or strenuous exercise, um, um, and I will ask then I will go for the um,
मैडम एग्जामिनेशन। अच्छा, यहीं पे रुकिए। इज योर हिस्ट्री कंप्लीट? मैडम देखो, ये लड़की है 22 ईयर्स की। शी इज मैरिड फॉर लास्ट 2 years विद अदरवाइज नो कोइटल प्रॉब्लम्स, एंड शी डिनाइज एनी हिस्ट्री ऑफ एनी ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन सो फार। बस सिर्फ इतना सा वो कहती है कि 2-4 डॉक्टर्स के पास गई, उन्होंने पीरियड्स के लिए मेडिसिन दी, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इससे ज्यादा उसने और कुछ नहीं किया। बाकी स्ट्रेस, डेफिनेटली शी इज स्ट्रेस्ड बाय हर कंडीशन ऑल्सो, कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी नहीं है और फिर पीरियड्स भी नहीं आए। रूटीन की फिजिकल एक्टिविटी है, नो अदर प्रॉब्लम, कोई ड्रग एलर्जी नहीं है। एस्थमा की भी हिस्ट्री ये डिनाई करती है। और बाकी फैमिली हिस्ट्री में और किसी सिबलिंग्स में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, नीदर इन द मदर या और कोई ब्लड रिलेटिव में। कोई रेडियोथेरेपी या किसी सर्जरी की भी हिस्ट्री नहीं है, कोई ट्रॉमा की भी हिस्ट्री ये नहीं देती। और बाकी ये है कि ये थोड़ा सा कहती है कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है। और बाकी इसमें कोई और ऐसा प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बाकी जहां तक आपने स्मेल का पूछा था, स्मेल का भी उसको कोई बहुत ऐसा इशू नहीं है। लेकिन व्हाट एल्स नीड टू बी आस्क्ड इन दिस पेशेंट? मैडम मैडम बाकी कॉजेज भी एमेनोरिया की रूल आउट करनी होगी, जबकि हिस्ट्री में हमें ये बता दिया गया है कि वो हम्म। मतलब हिस्ट्री में ये पता चल रहा है कि वो मतलब इस तरह हम्म। हाइपोगोनेडोट्रोफिक लग रही है। तो मैडम बाकी जो हम्म। जीटी पीसीओज वो चीजें मैंने इसलिए नहीं फिर पूछी, नहीं नहीं, प्रोलैक्टिनोमा। वो ठीक है। हम इस वक्त हाइपोगोनाडोट्रोफिक वाली ही कैटेगरी में जा रहे हैं। लेकिन ये है कि इसमें और हमें क्या पूछने की जरूरत है पर्टिनेंट विद दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। हमारे मैम जो बाकी ऑडियंस हैं वो भी अपना इसमें दे सकते हैं। मैम साइक्लिकल लोअर हेलो। मैम साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन। क्या चीज? साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन। अच्छा, साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, वो भी नहीं है। एक्सक्लूड प्रेगनेंसी। एक्सक्लूड प्रेगनेंसी, नहीं वो भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि उसका पेल्विक एग्जामिनेशन की कुछ फाइंडिंग्स मैंने बता दी थी कि उसमें यूट्रस इज एट्रोफिक, ड्रग स्मॉल इन साइज, हिस्ट्री एट्रोफिक है। ऑफ एनी सर्जरी। जी, नो नो हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी। और कोई क्वेश्चन इसमें मैडम से हेडेक पूछें? या नेपल डिस्चार्ज, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस से तो हमें लग रहा हो कि मतलब पिट्यूटरी कॉज हो सकता है, कुड हाँ। बी। हाँ। तो हम हाँ, इसमें हेडेक मैंने और ये चीज निपल पूछने डिस्चार्ज। वाली इसमें है। इसमें ये चीज पूछने वाली है कि इसमें कीपिंग इन माइंड द प्रोलेक्टिनोमास पिट्यूटरी एडिनोमा, हमें हमें पूछना चाहिए। ठीक है। और ईटिंग जी, एथलीट। एथलीट नहीं, मैंने बताया ना कि उसकी नॉर्मल रूटीन की फिजिकल एक्टिविटी है, कोई ऐसी आउट ऑफ द वे नहीं है। शी बिलोंग्स टू अ पोर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। शी इज नॉट दैट कि वो एथलीट और ये सारा कुछ। और बर्थ हिस्ट्री। मैम जी। मैंने एक पेशेंट जो मेरे पास थी प्रोलेक्टिनोमा उसे था, हाँ। तो उसे जॉइंट पेन की भी हिस्ट्री पेशेंट को थी, हाँ, मतलब नहीं साथ में, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका। अच्छा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एंटी साइकोटिक्स और एंटी इमेटिक्स या रिसेंट कोई इलनेस जिसकी वजह से लॉस ऑफ हो गई हो बहुत नहीं ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, ये भी क्रोनिक नहीं है। इलनेस, हिस्ट्री ऑफ दो कीमो दो रेडिएशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दो शी इज मच स्ट्रेस्ड बाय हर कंडीशन, लेकिन कोई ऐसी हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक या साइकोट्रोपिक इलनेस या इस तरह की एंटी साइकोटिक मेडिसिन, ऐसी कोई हिस्ट्री उसकी पॉजिटिव नहीं है। मैम उसके फर्टिलिटी कंसर्न्स पूछेंगे। डेफिनेटली, व्हाई नॉट, शी इज मैरिड। ठीक है, इसमें तो जाहिर है कॉइटल फंक्शन पूछेंगे वो। ठीक है। अब बाकी तो ये है कि फर्टिलिटी कंसर्न तो डेफिनेटली है। शी इज अ यंग गर्ल, 22 years of age. First marriage of herself, but the second marriage of her husband. हाँ। और इसमें कोई क्वेश्चन विच कैन बी अ कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया?
टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में कोई सिम्टम्स हम पूछ सकते हैं? नहीं मतलब मैडम मैं हिस्ट्री में मतलब ये माइंड में रख सकते हैं इस सिनेरियो के हिसाब से। नहीं, लेकिन हिस्ट्री में बेटा हम तो क्वेश्चन पूछते हैं ना पेशेंट से, ठीक है। Yes, ma'am. और इसमें जो टर्नर सिंड्रोम बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है हाइपरगोनाडोट्रोफिक में, ओवेरियन फेलियर है ना, unless that this जी is जी मैम। associated with some pituitary or hypothalamic malformations as well. हाँ जी। मैडम और थायराइड पूछ सकते हैं? बिल्कुल थायराइड पूछ सकते हैं, दैट कैन बी अ रीजन फॉर प्राइमरी एमेनोर्गिया अगर वो प्री प्यूबर्टल एज से चल रहा है तो, ठीक है, इसमें हम बिल्कुल पूछ सकते हैं। Monarchy of sisters. हिस्ट्री ऑफ, Age of monarchy of sisters. बेटा एज इसमें तो मिनार्की स्टार्ट ही नहीं हुई, मिनार्की मीन्स ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो इसमें तो शी हैज नेवर मेंस्ट्रुएटेड, not Of the even sister, after the मैम medicines. सेकेंडरी of the sister family members. वो भी नेगेटिव हिस्ट्री है, वो तो इन्होंने पूछा है कि फैमिली हिस्ट्री सिबलिंग्स का सबका पूछेंगी, वो नेगेटिव है, ठीक है। उसमें देखो बहुत सारी क्रॉनिक इलनेसेस आती होती हैं विच कैन बी अ कंट्रीब्यूटिव फैक्टर टू हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, जो है उसका वजह बन सकती हैं। और उसमें जो क्रॉनिक इलनेसेस में तकरीबन हर किस्म की इलनेसेस आ सकती हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं ना कि जो आपने एक्सरसाइज और वो सारा, फिर इसमें एक्सेसिव वेट लॉस और एक्सेसिव वेट गेन, ये भी उसमें चीजें पूछने वाली हैं। स्ट्रेस वाली चीज आपने पूछ ली, एक्सरसाइज वाला चीज पूछ ली, बट हाउ दिस इन्फ्लुएंस जो है वो उसके हाइपोथैलेमिक फंक्शन, दैट इज अनदर थिंग। क्योंकि इसमें जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं, ये चीजें उनको इफेक्ट करती हैं, थ्रू दोस मैकेनिज्म्स इट इन्फ्लुएंस द सिक्रीशन ऑफ GnRH। अब इसमें जो बहुत सारी जो बाकी सिस्टेमिक इलनेसेस होती हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, बिकॉज इन्फ्लेमेशन, अब ये जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है, इसका हमारे इम्यून सिस्टम के साथ भी बड़ा क्लोज लिंक है। ईस्ट्रोजन का थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है, तो ये जो चीजें हैं, और ये इसका इफेक्ट होता है थ्रू साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स जो सारे हैं, ये हमारे जो मीडिएटर्स हैं ऑफ द इन्फ्लेमेशंस, वो उनके थ्रू इसका इफेक्ट मॉड्यूलेट होता है। तो इन्फेक्शन इन द बॉडी, सिस्टेमिक इलनेसेस जो होती हैं, जैसे HIV है, वो कर सकता है। जो क्रॉनिक इलनेसेस लाइक हेपेटाइटिस C वायरस है, वो भी कर सकता है। ओबेसिटी में एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेज होती है, वो भी कर सकता है। एंड सिमिलरली इज इन द डायबिटीज, क्रॉनिक जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, या फिर टाइप 1 डायबिटीज में भी, तो भी वो कर सकता है। रीनल डिसऑर्डर हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, इसी तरह से लंग्स के प्रॉब्लम हैं, ये सब चीजें हैं जो कि हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शंस कर सकते हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को डिस्टर्ब करेंगे, इधर डायरेक्टली थ्रू द हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये जो सारे मीडिएटर्स होते हैं या न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिटर्स जो होते हैं, ये प्राइमरीली एक्ट करते हैं ऑन द हाइपोथैलेमिक लेवल। हाइपोथैलेमस से जब GnRH जो रिलीज होते हैं, ये फिर एक जो स्टोर हाउस है इन द इंटीरियर पिट्यूटरी, गोनाडोट्रॉफ्स जो होते हैं, दीज आर स्टोर हाउसेस ऑफ FSH and LH। तो ये ह्यूमरल फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। एनीवे आपने सिंपलेस्ट चीज जो याद रखनी है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स को भी आपने जहन में रखना है कि कोई ऐसी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी चीजें, कोई रीनल डिसऑर्डर्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, पल्मोनरी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं जो उसको करेंगी। बाकी जो इटियोलॉजी में है, डेफिनेटली प्रोलैक्टिनोमा इज वन थिंग, लेकिन कोई भी पिट्यूटरी जो ट्यूमर्स हैं वो इसको इफेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो हाइपोथैलेमिक ट्यूमर्स हैं, क्रेनियोफरेंजियोमा भी, वो भी इस चीज को इफेक्ट कर सकता है। तो ये सब चीजें जो आपने हेडेक में डेफिनेटली पूछ ली, हेडेक का रिलेशन हाइपोथैलेमिक ट्यूमर से भी है और पिट्यूटरी ट्यूमर से भी है। और बाकी जो विजुअल डिस्टर्बेंसेस हैं वो प्रोलैक्टिनोमा एडिनोमा के साथ ज्यादा रिलेटेड है। तो ये सब आपने पूछना है, और थायराइड डिसऑर्डर भी डेफिनेटली।
अब हम आते हैं इसकी एग्जामिनेशन पे, कि एग्जामिनेशन पे कुछ चीजें तो मैंने आपको बता दी थी, और लेकिन बाकी जब आप व्हेन यू हैव टू सर्च द इंफॉर्मेशन इन डिटेल, तो इसमें बाकी आप चीजें क्या देखोगे, एग्जामिन क्या करोगे? Madam, first of all, I will check the height and weight of the patient to check her हम्म BMI. I will take her हम्म vitals, हम्म and I will do breast examination for tenor staging, as this was given to me tenor stage 1. हम्म I will check for axillary and the pubic hair distribution, that was also given to हम्म me. And I will do the cardiovascular examination. I will do abdominal examination for any mass. And हम्म madam, I will do local examination, um, uh, um, like local examination for in inspection. I will check for if the external genitalia hair distribution. बेटा I थोड़ा will सा ऊंचा बोलिए, आपकी ना आवाज बीच में कभी कभी स्लो हो जाती है। Madam, I will do the local examination, do ठीक है। inspection for hair distribution, and I will apart the labia, check for presence of vagina, do one finger examination for the vagina to check for vaginal length, and presence of वन cervix. फिंगर की And जरूरत नहीं है, मैरिड है वो तो, मतलब अदरवाइज अगर अनमैरिड हो तो उसमें तो ठीक है ना। अच्छा ठीक है। bimanual भी कर सकते हैं, size of हम्म uterus के ठीक है। लिए, हम्म and any adnexal mass regular. हम्म और ओके, मैडम और थायराइड रह गया, थायराइड एग्जामिनेशन भी करेंगे। हम्म हम्म ठीक है, और मैडम थायराइड हो गया, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ जो एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स है। हर हाइट इज 5 फीट, BMI इज 26 आप कह लें। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की फाइंडिंग आपको पता है, CVS पे कोई ऐसी एब्नॉर्मेलिटी डिटेक्टेड नहीं है। और ये बाकी लोकल एग्जामिनेशन का भी आपको बता दिया कि यूट्रस एट्रोफिक थी, स्मॉल साइज थी, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन स्कैंटी हेयर, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर जो है वो स्कैंटी है। थायराइड इज नॉट विजिबली एनलार्ज्ड एंड नॉट पैल्पेबल। और बाकी जो क्लिनिकल स्टिग्मास होते हैं, बिकॉज सो फार यू डोंट नो कि एक्चुअल रीजन फॉर प्राइमरी एमेनोरिया इस केस में क्या है। सो यू आर एट अ पॉइंट ऑफ मेकिंग अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। तो इसमें कीपिंग इन माइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अदर कॉजेज, क्योंकि हमें सिर्फ फोकस नहीं करना चाहिए ऑन टू द कॉजेज इन द हाइपोथैलेमस और द पिट्यूटरी, बिकॉज व्हेन यू आर गिवन अ सिनेरियो तो उसमें ये नहीं बताया होता कि ये इसका टॉपिक है। बेसिकली आपने तो सिनेरियो के हिसाब से चलना है कि सिनेरियो अगर फर्ज किया इसमें इस तरह का बन रहा है तो फिर आप उसमें कौन सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाओगे। तो आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस सो फार क्या बना, जो है इसमें क्या आपका डायग्नोसिस क्या है अभी तक, बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन प्राइमरी एमेनोरिया का? नॉट ओनली एमेनोरिया बट डिलेड प्यूबर्टी एज वेल, दोनों चीजें। मैडम टर्नर सिंड्रोम। हाँ वो भी एक आएगा, क्योंकि देखो टर्नर सिंड्रोम को अब चाहे वो दूसरी किसी कैटेगरी में है, अब उसके कोई सिम्टम्स तो नहीं होंगे। अब पेशेंट इतना हार्ट लगता है ना कि हार्ट पैचेज या बाकी सारी चीजें, ये उस वक्त होता है जब पेशेंट को सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाए। ऑलरेडी द पेशेंट हैज बीन एक्सपोज टू द एस्ट्रोजन लेवल्स जो उसके थे, प्यूबर्टी हो गई, उसके बाद जो सेकेंडरी एमेनोरिया हो गया, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी सिम्टोमेटोलॉजी फर्क होगी फ्रॉम दैट ऑफ द प्राइमरी एमेनोरिया, जिसमें कभी भी पेशेंट को एस्ट्रोजन एक्सपोजर उस तरह से नहीं रहा कि उसमें प्यूबर्टी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इसमें टर्नर सिंड्रोम की भी पॉसिबिलिटी रखोगे। और मैम तो टर्नर सिंड्रोम की अगर पॉसिबिलिटी आपने जहन में रखी तो उस सूरत में आपको एग्जामिनेशन पे और क्या देखना चाहिए था? बाकी सारी चीजें ठीक हैं जो आपने बता दी, लेकिन और इसमें क्या देखना चाहिए था? Webbed neck, short height, हम्म वाइड कैरिंग एंगल, sparse nipple, और वाइड कैरिंग एंगल,
void carrying anger. हाँ ठीक है, cardiovascular examination. ठीक है। हाँ, तो मतलब ये सारी चीजों को भी आप शामिल कर लें, अनलेस यू आर जो है वो गिवन क्लियर कट डायग्नोसिस, जो बहुत कम होता है। यू हैव टू रीच एट अ डायग्नोसिस फ्रॉम द हिस्ट्री और एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती हैं पेशेंट के बारे में। तो इसलिए ये भी चीजें आप एग्जामिनेशन में शामिल करें। ठीक है, चलें, अब हम यहाँ तक पहुंच गए। अब इसमें जो आपकी अगली इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कहाँ से मिलेगी? बाय इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन अब आप क्या क्या कराओगे इसमें? हमारे जहन में तो अभी सिर्फ डिफरेंशियल ही मैडम है, all baseline हम investigation. अभी किसी फाइनल डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचे। ठीक है, ऑल जी बेसलाइन। मैडम baseline investigation. ठीक है, मैम बेसलाइन को नॉमिनेट करना है, कौन कौन सी करवाऊं? बेहतर तो यही होता है कि क्या उनको बस बता दिया जाए। जी मैडम ब्लड ग्रुप विद RH फैक्टर, ठीक है, complete blood count with date including hemoglobin in gram per deciliter, total leukocyte count and platelet count, ठीक है। and हाँ random blood sugar, and हाँ hepatitis B surface antigen and anti-HCV antibodies, हाँ midstream urine for protein, pus and sugar, हाँ and मैडम ये बेसलाइन हो गई। और ठीक है, मैडम और मैम पेल्विक अल्ट्रासाउंड हाँ फॉर ब्लड प्रेजेंट। सीरोलॉजी में कुछ और आप करोगे ब्लड टेस्ट में? जी मैडम सीरम हाँ FSH, सीरम LH, सीरम प्रोलैक्टिन हाँ एंड थायराइड प्रोफाइल। हाँ ठीक है, और? मैडम ब्लड सीरोलॉजी में तो हाँ, यही और प्रोलैक्टिन जी, प्रोलैक्टिन। सीरम ईस्ट्राडायोल, सीरम ईस्ट्राडायोल। ठीक है, इफ अवेलेबल ईस्ट्रेडायोल, लेकिन हमें क्लिनिकली पता चल रहा है कि हाइपोईस्ट्रोजेनिक स्टेट है। जी ठीक मैडम। है, और? और मैडम पेल्विक अल्ट्रासाउंड हाँ for presence of uterus, condition of ovaries, any associated adnexal pathology. हाँ हाँ चले, FSH is 3, LHS is 4, thyroid function tests are normal, prolactin level are normal, E2 not available। ठीक है, बाकी जो पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे है, यूट्रस इज 3 सेंटीमीटर एंड देयर आर स्ट्रीक ओवरीज है। ovaries are basically not clearly visualized। FSH is 3। जी मैडम। और LH और ओके, मैडम लेट मी चेंज अ AML। लिटिल बिट। इसको एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे यूट्रस इज स्मॉल इन साइज 3 × 2 सेंटीमीटर और ओवरीज आर नॉट वेरी वेरी क्लियरली विजिबल। ठीक है, FSH इसका 3 है, LH इसका 4 है। थायराइड और फंक्शन टेस्ट इसके जो हैं वो नॉर्मल है, प्रोलैक्टिन नॉर्मल है। मैडम AMH, सीरम AMH। AMH इसका नहीं हुआ हो, लेकिन चले हम इसकी अपनी इमेजिनरी वो बना लेते हैं। AMH सपोज इज 0.01। जी। और मैडम कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग इज XX। अब आपका डायग्नोसिस क्या बना? मैडम on the basis of examination and investigation, my diagnosis is ठीक है, इसमें इनकी हेल्प दूसरी ऑडियंस भी कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि जो हमारा वॉलंटियर है सिर्फ वही बोल सकते हैं, बाकी सब लोग अपना जो इनपुट है वो दे सकते हैं। मैडम इडियोपैथिक हाइपोगोनाडोट्रोपिक जी मैडम इडियोपैथिक। बेटा आपकी आवाज बहुत हल्की है, ऊंचा जरा बोले। मैडम
मैडम हाँ इडियोपैथिक हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। चलिए, मतलब कम से कम आप ये बाकी इसकी कैटेगराइजेशन तो हम बाद में देखते हैं। तो दिस इज अ केस ऑफ हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है, कि इसमें एफएसएच, क्योंकि एफएसएच और एलएच का 5 से नीचे होना हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म में आता है, क्योंकि इनिशियली एट अ हायर लेवल अगर ये जीएनआरएच एनालॉग्स की जो है प्रोडक्शन इज लेस, it will not stimulate pituitary, it will not again in return stimulate the ovaries, ठीक है। पिट्यूटरी और ओवेरियन के डिस्फंक्शन ऑटोमेटिकली उसका आउटकम होते हैं जब हाइपोथैलेमस से कम बन रहा होता है। बट हियर वी आर कंसर्न विद द गोनेडोट्रोफिन्स, नॉट विद द जीएनआरएच। सो गोनेडोट्रोफिन्स आर लेस। अब अगर गोनेडोट्रोफिन कम है इसमें, तो इसका क्या मतलब होगा? गोनेडोट्रोफिन कहाँ से बनते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो अब हमने ये डिफरेंशिएट करना है कि ये गोनेडोट्रोफिन जो कम बन रहे हैं, क्या ये हाइपोथैलेमिक फैक्टर की वजह से हैं या पिट्यूटरी फैक्टर की वजह से? तो इसमें हमारा हेल्पिंग इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी? टू डिफरेंशिएट इट टू सम एक्सटेंट। मैम ईस्ट्रोडायोल लेवल। नहीं, वो तो हमें पता है कि अगर एफएसएच कम है तो एस्ट्रोजन तो नहीं बन रही ना। जी। अब हम इसका एमआरआई करवाएंगे, एमआरआई। जी मैडम। ठीक है, एमआरआई करवाएंगे, हेड का एमआरआई करवाएंगे। उसमें अगर कोई एडिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा, पिट्यूटरी ट्यूमर है या हाइपोथैलेमिक ट्यूमर है तो वो हमें पता चल जाएगा। बट हर एमआरआई इज आल्सो नेगेटिव, यानी नॉर्मल है। तो अब ये इडियोपैथिक में आ गया। अब इसमें आपकी इसकी आगे मैनेजमेंट अब शुरू होती है। मैनेजमेंट में आप इसको कैसे प्रोसीड करोगे? अब हमने फाइनली लेबल कर दिया, अभी तक हमें कोई कॉज नहीं मिली, कैरियोटाइपिंग ठीक है, कोई और एंडोक्राइन डिसफंक्शंस नहीं है, और लेकिन ओवरऑल गोनेडोट्रोफिन्स कम है। उसके नतीजे में हमें पता है कि अब ओवरी स्टिमुलेट नहीं हुई। हाउ यू विल प्रोसीड फर्दर? एक्सक्यूज मी मैडम, सीरम एस्ट्रोजन हम को देंगे पेशेंट को? क्या आपकी आवाज ना थोड़ी सीरम सी एस्ट्रोजन, वो कर रही है, रेजोनेट कर रही टैबलेट है? एस्ट्रोजन मैडम। जी जी बताइए बेटा, दोबारा मैडम बताइए। टैबलेट, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कोई और जरा बता दें। मैडम टैबलेट एस्ट्रोजन उनको पेशेंट को दी जाएगी फॉर 1 मंथ, उसको अच्छा, मेंस्ट्रुएशन अब वगैरह इसमें करके। मसला ये है, इसमें इस पेशेंट में मसला ये है कि ब्रेस्ट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें कि इसमें हमने क्या क्या चीजें दुरुस्त करनी है, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारी ट्रीटमेंट उस लाइन पे चलेगी। तो जी इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट ठीक है, एंड काउंसलिंग में आप इसको क्या बताओगे? Madam, I will counsel the patient empathetically regarding the condition that she is having amenorrhea, probably due to decreased hormones levels from brain. हम्म And then I will involve multidisciplinary team to formulate the management plan, like endocrinologist, radiologist, and I will um, madam, my objective, my aim of managements are to improve to improve her improve her breast development and to improve her height, and also for medication to start ovulation, and in which it results in start of menstruation, and then then to manage her fertility concerns. सो वी टेक इट वन बाय वन, क्योंकि ये अभी इनकी अब नाउ शी इज एट 22 इयर्स विच इज अ मच टाइम, जो कि एक प्यूबर्टी ऑनसेट्स के लिए होता है मैक्सिमम बाय द एज ऑफ 16 इयर्स। लेकिन अब शी हैज कम आफ्टर सो मच टाइम,
एंड लेकिन अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसमें इनिशियली आपने बताया कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट है और उसके साथ साथ हाइट का. डू यू थिंक दैट आवर ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट कैन अफेक्ट द हाइट ऑल्सो at this stage at age of 22 years? नहीं मैडम, हाइट पे तो नहीं Okay. impact. So for breast development जो एक इम्पॉर्टेंट उसका एक मार्कर है प्यूबर्टी ऑनसेट का, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट शुरू करोगे? Madam, I will give her oral estrogen, either in the form of combined hormonal contraceptives or either madam 17 beta estradiol natural. इसमें जो इसका अल्ट्रासाउंड था इस पे यूट्रस तो एट्रोफिक थी ही, बट देयर वाज द एंडोमेट्रियल थिकनेस वाज could not be appreciated. जी मैडम, इतनी वो थिन थी कि उसमें it was not appreciated. So, do you think that giving combined estrogen pills will help her at this stage, both for the purposes of breast development, uterine size को भी increase करने के point of view से, और endometrial thickness को भी improve करने के point of view से? No madam, we will give her only estrogen and to improve her breast development and improve her endometrial thickness more than 7 mm almost. हाँ. And तो इसमें क्या क्या चीज है जो आपके जहन में आती है, which preparation you can give in what dose and for how much duration, and what will be the monitoring parameters during this therapy? ma'am, we will give her natural estrogen which are available in the form of tablet Progainova 2 milligram. And In what dose? In what dose? ma'am 0.625 milligram नहीं, per प्रो का इनोवा तो 0.65 के हिसाब से आप दोगे. मैम वो तो 2 मिलीग्राम में आती है हाँ. वंस डेली. हाँ, मैडम once वंस daily डेली. यानी 2 milligram once daily. जी मैडम. अच्छा. और इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है जब आपने प्यूबर्टी जो क्लिनिकल मार्कर्स हैं उसके ऑनसेट के लिए उसको जब आपने करना होता है, तो उसमें आपके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ऑफ गिविंग रिप्लेसमेंट थेरेपीज फॉर द प्यूबर्टी डेवलपमेंट? मैडम बेसिक प्रिंसिपल्स में पहले एस्ट्रोजन देते हैं. ठीक है, लेकिन ईस्ट्रोजन देने के मैं प्रिंसिपल्स पूछ रही हूँ, वो तो आपने बात कर दी ना कि हमने ईस्ट्रोजन पहले देना है, लेकिन उसका भी एक प्रिंसिपल क्या होता है? मैडम जी, हमारे और कोई ऑडियंस जो इसमें अपनी राय देना चाहें? Basically, you have to start with the lowest dose initially, minimum for a period of 3 to 6 months. तो इसमें अब lowest dose क्या है? That depends from person to person for the typical objectives, और उसके अलावा उसके बाकी clinical scenario पे भी the preparations which are available और उसके body weight के हिसाब से ये सब चीजें matter करती हैं. लेकिन जो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि यू यूजुअली स्टार्ट्स विद द 10% ऑफ द एडल्ट डोज तो 2 मिलीग्राम पर डे है, लेकिन इसमें जो उसका 10% होगा, या कम से कम अगर फर्ज किया इसमें जैसे शी हैज ऑलरेडी अटेन द हाइट, जहां पे हाइट अटेन करने का प्रॉब्लम होता है व्हेन द पेशेंट कम्स टू यू बिफोर 13 to 14 years of age, there is the problem of attainment of the height. So there you have to adhere to this principle very strictly, because if you start with the more dose, then it can cause epiphyseal closure at an earlier stage, और वो वाला आपका ऑब्जेक्टिव वहीं पे खत्म हो जाता है. Second thing is to basically to simulate the puberty onset just in a natural way.
और उसमें हमेशा अगर आप प्यूबर्टी डेवलपमेंट के सारे अगर आपको पता हो कि क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, तो हमेशा इसमें जो GnRH की पल्सेस हैं वो बहुत कम होती हैं शुरू में, विद द मिनिमम ईस्ट्रोजन विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, जो कि ओवरीज के साथ। अब ये जो GnRH है, GnRH के रिसेप्टर सिर्फ पिट्यूटरी में ही नहीं होते, ये ओवरी में भी होते हैं, ये एंडोमेट्रियम में भी होते हैं, ये मायोमेट्रियम में भी होते हैं। तो GnRH जो है ये बेसिकली इन सारे लेवल्स को इफेक्ट कर रहा होता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो इनिशियली एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी उसकी पल्सेस बहुत इनफ्रीक्वेंट होती हैं, बाज दफा सिर्फ नाइट पे होती हैं, फिर आस्ता आस्ता दिन में भी शुरू हो जाती हैं, देन इट बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट। यही वजह है कि इसमें ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट होती है, मेनार्की सबसे लेट इवेंट है इन प्यूबर्टी डेवलपमेंट। जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ये जो है वो उसमें पहले शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेनर स्टेज, 0 है, 1 है, 2 है, 3 और आखिर में फाइनली 5 तक चली जाती है। अब हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव है कि टू डेवलप द ब्रेस्ट एटलीस्ट टू टेनर स्टेज 4, कि 4 तक जो है वो हम इसको डेवलप करें ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years। अब इसमें जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट को हमने ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years करना है, तो इसमें हमेशा हम बहुत कम डोज के साथ शुरू करेंगे ताकि ये नेचुरल प्यूबर्टी डेवलपमेंट के हिसाब से हो। क्योंकि अगर हम एकदम से हायर डोज देंगे तो उसमें इवन जो ब्रेस्ट टिश्यूज हैं उनमें भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इसको हमने, अब इसमें जो मैं बात कर रही थी वो ये कि अगर 13-14 साल से पहले लड़की आती है तो उसको आप 10% ऑफ एडल्ट के डोज के हिसाब से शुरू करें। अब ये पेशेंट हमारे पास आई है 22 साल की एज पे, तो वो जो हाइट वाला फैक्टर है, टू मच एक्सटेंट इट हैज बीन ऑलरेडी ऑन वन साइड। तो इसमें हम जो 1/8 या हम 1/4 से भी डोज से भी शुरू कर सकते हैं, विच मैक्सिमम इज 0.5 मिलीग्राम ऑफ प्रोगाइनोवा पर डे। ठीक है, लेकिन चूंकि ये अभी टेनर स्टेज 1 पे है, तो इसलिए टू बी ऑन सेफर साइड वी विल स्टार्ट इट विद द 0.5 मिलीग्राम ऑन ऑल्टरनेट डेज। इसके बाद 6 महीने बाद हम 0.5 मिलीग्राम ऑन डेली बेसिस कर देंगे। बल्कि इसमें इनिशियली जो इसमें बहुत सारी मल्टीपल रिजीम्स होती हैं, इसमें अगर हमने इस एडल्ट पेशेंट में करना है तो उसमें 0.5 मिलीग्राम ऑन ऑल्टरनेट डे 3 मंथ्स के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि हमेशा इसमें मार्जिन होता है 3 to 6 months, यानी, और इसको हमने मॉनिटर भी करना होता है। अब 3 मंथ्स के लिए देके बाकी जो 6 से 9 महीने हैं हम इसको 0.5 मिलीग्राम हम इसको देंगे ऑन डेली बेसिस। और डेली बेसिस पे हम देंगे, ये पूरा 1 साल हो गया, यानी 0.5 मिलीग्राम ऑन ऑल्टरनेट डे, 0.5 मिलीग्राम डेली बेसिस पे, ये पूरा 1 साल हो गया। उससे अगले साल हम 1 मिलीग्राम पर डे देंगे फॉर अनदर 1 year, और उसके बाद फिर हम इसको एडल्ट डोज पे ले आएंगे। So it will gradually develop the breast as it develops in a normal puberty cycle. जो एक नॉर्मल मैचुरेशन होती है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस की, वो उसके हिसाब से होगी। अब इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हमारा एक ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है हाइट तो अब इसमें थोड़ा सा बाईपास होगी टू सम एक्सटेंट। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन, कार्डियोवैस्कुलर की प्रोटेक्शन। अब हम इसमें ये क्यों दे रहे हैं, हम इन सब पर्पजेस के लिए दे रहे हैं। और इसके अलावा यूट्राइन डेवलपमेंट, जो इतनी छोटी सी 3 सेंटीमीटर की यूट्रस है उसको डेवलप करना। तो अब ये जो हमारे सारे ऑब्जेक्टिव थे जिनके लिए हमने ये शुरू किया, उनको हमने साथ साथ मॉनिटर भी करते रहना है। और इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट की एग्जामिनेशन डेफिनेटली, अब यूट्रस की जो डेवलपमेंट है वो हम अल्ट्रासाउंड के साथ मेजर करते जाएंगे। अब बात यह है कि हम इसको अनसपोर्टेड ईस्ट्रोजन हम कब तक देंगे। उसमें जो हमारे पास एक होता है कि वंस द ब्रेस्ट डेवलपमेंट हैज बीन अचीव्ड, क्योंकि जब आप इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी पे जाओगे तो वो वाला प्रोसेस खत्म हो जाएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू अचीव दिस टारगेट ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड देन यू स्विच ऑन टू द कॉम्बिनेशन थेरेपी। But if the patient starts bleeding, withdrawal bleeding, often on episodes of withdrawal bleeding in between, तो उसमें उस इंटरम पीरियड में अगर ये वाला प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो जाता है
or on ultrasound, adequate endometrial thickness is achieved, which should definitely be above 6 millimeter. ठीक है, इसमें 6 to 7 millimeter हो तो that is an adequate endometrial thickness for a successful withdrawal bleeding. तो उस सूरत में फिर आप इसको कंबाइन करते हो with the progestogens, and among the progestogens, micronized progestogens are the best option. अब among the estrogen, अब estradiol validate तो एक बेसिकली HRT की प्रिपरेशन है, लेकिन जो लेकिन दिस इज वन ऑफ द नेचुरल एस्ट्रोजन भी, तो लेकिन ज्यादा बेहतर जो डेवलपमेंट होती है ब्रेस्ट की वो होती है 17 बीटा एस्ट्राडियोल के साथ, अगर वो अवेलेबल हो तो। जो हमारे पास जो यूजुअल कॉम्बिनेशन आती हैं HRT की या OCPs की, उनमें जो OCPs हैं उनमें तो एथिनाइल एस्ट्राडियोल होती है, which is almost 7 times more potent than the estradiol validate, which is a usual component of HRT. तो ये चीज हो गई। अब इसमें जो इंडिकेटर फॉर स्टार्टिंग द प्रोजेस्ट्रोजेंस, जो उसकी बैक सपोर्ट है, दैट शुड बी फॉर द, यानी एस्ट्रोजन को आप कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें फिर साइक्लिकली आप कंबाइन करेंगे विद द प्रोजेस्ट्रोजेंस फॉर 12 to 14 डेज जो उसके हैं। अब ये हमने किस तरह से देना है, इसमें विड्रॉल ब्लीडिंग हमने करवानी है या नहीं करवानी, ये डिपेंड करेगा उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस के अचीव होने पे, और ये डिपेंड करेगा उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट पे भी, और इसकी जो बोन मैस डेंसिटी है वो भी आप मेजर करेंगे। सो मच टाइम हैज बीन elapsed इन बिटवीन, जिसमें वो शी हैज बीन विदाउट एनी एस्ट्रोजन, या फिर बाकी जो हार्मोनल उसके जो ओवेरियन स्टेरॉइड्स हैं उनके बगैर इसका इतना टाइम पीरियड गुजर गया। सो बोन मैस डेंसिटी इज अनदर मेजरमेंट फॉर हर। तो ये है जो कि इसमें हमने करना है। अब ये तो था इसका एक सेगमेंट, जो कि इसमें कि हम इसको करके वंस दिस साइकिल हैज बीन अचीव्ड, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होगी, यूट्रस की डेवलपमेंट भी, और इसमें सारा पर्पस अचीव हो गया, देन शी कैन बी पुट ऑन द कॉम्बिनेशन थेरेपी इन अ साइक्लिकल मैनर, यानी जो उसमें रेगुलर ब्लीड हो रहा है वो उसके साथ। अब ये जो इडियोपैथिक हाइपोगोनाडिज्म होता है, हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म होता है, इसमें चूंकि कोई कॉज नहीं है, कॉज हो तो आप उस कॉज को रिवर्स कर देते हैं, तो उसमें हमें बीच में ब्रेक देने चाहिए इस ट्रीटमेंट में, क्योंकि तकरीबन 20% में खुद से ही ये सिलसिला करेक्ट भी हो जाता है। तो आप न्यूट्रिशन को बेहतर करें, उसकी फिजिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करें, उसके बाकी स्ट्रेस, उसकी जो जो सोशल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें, जो बेसिकली काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी से ही रिलेटेड होगा। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन ऑलमोस्ट 20% ऑफ द केसेस। तो इसमें हमें ट्रीटमेंट में ब्रेक्स देने चाहिए। अब इसमें फर्ज किया ओवरीज आर देयर विद अ नॉर्मल फॉलिकुलर पैटर्न, क्योंकि जब आप ये चीजें दे रही होती हैं तो ओवरीज का साइज भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब इसमें अल्ट्रासाउंड पे अगर मैंने ओवरी विजिबल नहीं लिखी तो जरूरी नहीं कि ये स्ट्रीक गोनेड हो या ओवरीज एब्सेंट हो, समटाइम्स जो है वो उसमें उसकी एक्टिविटी अभी शुरू नहीं हुई होती, जैसे इन्फेंटाइल ओवरीज होती हैं उस तरह से, तो उसको भी हमने देखना है। अब सपोज द ओवरीज आर देयर विद द नॉर्मल फॉलिकल्स हैं, या उसमें हम इमेजिंग स्टडीज से वो ले सकते हैं। Then comes the issue of fertility in this patient. अब फर्टिलिटी को हमने कैसे रिस्टोर करना है? फर्टिलिटी डेफिनेटली रिस्टोर नहीं हो सकती बाय गिविंग द HRT प्रिपरेशंस फॉर लाइफ लॉन्ग। और अगर फर्ज किया ओवरीज बिल्कुल भी नहीं है तो उसमें जाहिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें हाइपोथैलेमस से लेकर नीचे तक प्रॉब्लम हो, तो उस सूरत में तो आप फर्टिलिटी वाला मसला खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ओवरीज आर देयर एंड देयर आर फॉलिकुलर एक्टिविटी उसमें ऑफ एंड ऑन है, तो फिर हम उसमें वो चीज फिर खाली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देने से हल नहीं होगी। Then there comes into the action either the gonadotrophin releasing hormones or the gonadotrophin itself, और इन दोनों को कंबाइन करके देना होता है, यानी FSH LH दोनों को कंबाइन करना होता है। अगर तो प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस पे है तो फिर हमें उसमें पल्सेस देनी पड़ती हैं GnRH एनालॉग्स की भी, जो अब तो खैर ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। अदरवाइज ये जो हैं वो उस तरह से जैसे मतलब इसको इनहेल करने वाली चीजें भी होती हैं जो कि ली जा सकती हैं, लेकिन वो पल्सिस फॉर्म में होती हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता हो
कि नॉर्मल जो हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है वो उसमें GnRH जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं वो पल्सेस में होते हैं, यानी हर 60 से 90 मिनट के बाद एक पल्स आती है जो कि डेफिनेटली फॉलिकुलर मैचुरेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो इसी रूटीन को जो है वो करते हुए फिर हम इसमें वो पल्सेस देते हैं। वो जो पल्सेस हैं GnRH की वो एक्टिवेट करेंगी पिट्यूटरी को, अगर पिट्यूटरी का मसला नहीं है तो, और वो रिलीज करेगा ये FSH और LH। और अगर हम ये GnRH की अवेलेबिलिटी का इशू हो और पिट्यूटरी का या मसला हो तो फिर हम इसमें FSH LH हम वैसे ही दे सकते हैं। बार दफा ये लैदा फॉर्म में भी होती हैं और बार दफा ये कॉम्बिनेशन, ज्यादातर ये कॉम्बिनेशन में होती हैं FSH और LH, फिर हम उसको वो देते हैं। अब जब हमने एक ओवरी को 0 स्टेज से उठाना है, यानी उसमें कभी कोई फॉलिकुलर एक्टिविटी नहीं हुई, अब तक तो हमने सिर्फ उसकी प्यूबर्टी डेवलपमेंट के इश्यूज को एड्रेस किया जिसमें 2-3 साल लग गए। और एक मिनट जरा मैं एक फोन सुन लूं फिर मैं बात करती हूँ। जी, तो इसमें हम थे कि इसको हमने प्यूबर्टी वाला इशू हो गया एड्रेस। अब उसके बाद हमने इसकी किसी हद तक फॉलिकुलर एक्टिविटी को हमने उस पर फोकस करना है। जब हम ओवरी को 0 स्टेज से स्टिमुलेट करना शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है फॉर द इनिशियल साइकिल, यानी उसमें वो नहीं है कि उसमें जो हम रूटीन में दे रहे होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स हैं फॉर स्टिमुलेटेड साइकिल या IVF ICSI वगैरह में जो भी करते हैं, तो उसमें हमारा जो पहला साइकिल होगा उसमें ये FSH LH जो है ये दोनों को कंबाइन करके देना होता है, या हम अलग अलग भी दे सकते हैं और उस पे HCG ट्रिगर हमने देना होता है वंस द फॉलिकल हैज अचीव्ड इट्स फुल साइज। इसमें लो डोज में हम देते हैं पहले 14 दिन तक और ग्रेजुअली इस फॉलिकल को राइप करते हैं, ये हम पहले साइकिल की बात कर रहे हैं। अब इसको जो है वो ग्रेजुअली राइप करके उसके बाद भी अगर फर्ज किया फॉलिकल का साइज इन 14 दिन की स्टिमुलेशन के बाद 10 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ा तो फिर हम उसकी डोज को इंक्रीमेंट करते हैं, यानी उसकी डोज को मजीद बढ़ाएंगे फॉर अनदर 2 to 3 इसमें सॉरी 1 वीक के लिए। तो इसके बाद वंस द फॉलिकल साइज हैज बीन अचीव्ड, यानी जो एडिक्वेट फॉलिकल साइज है वो तकरीबन 18 मिलीमीटर का हो जाए, वहां पे फिर हम HCG ट्रिगर देते हैं जो बेसिकली LH से रिलेटेड होता है। तो वहां पे HCG ट्रिगर दे के फिर उसके बाद हमने उसको ओवुलेशन उसकी करानी होती है 5000 इंटरनेशनल यूनिट का। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला खत्म नहीं हो जाता, देन यू हैव टू प्रोवाइड द ल्यूटेल सपोर्ट। तो उसके बाद मजीद एक हफ्ते तक आप उसकी हाफ डोज जो आपने ओवुलेशन के लिए दी वो वाली हाफ डोज आप जो है वो 3 दिन के बाद रिपीट करोगे, फिर और 3 दिन के बाद 2 डोजेज आप एक्स्ट्रा दें। अब सपोज इसमें नहीं, अब उसको टाइम करना होता है, उसमें इधर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के साथ भी कर सकते हो जो ज्यादा बेहतर तरीका है, अदरवाइज स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के लिए भी पेशेंट ट्राई कर सकती है। अब भी फर्ज किया उसमें ये वाला आपने अब अगले साइकिल पे रिपीट करना है। अब आपने पहले उसको समझें कि सेंसिटाइज कर लिया है ओवरी को, सो फॉर द नेक्स्ट साइकिल आपका ये जो इनिशियल टाइम पीरियड था 14 दिन का वो आप 7 दिन पे कर दोगे और डोज इसकी बैक टू द नॉर्मल रिजीम। अब इसमें जो है वो बेसिकली वो ये है कि जो ओवरी कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं की, जिस ओवरी ने कभी भी काम नहीं किया, अब तक जो विड्रॉल ब्लीडिंग होती रही,
या जो मेंस्ट्रुएशन है या जो उसका हमने एक प्यूबर्टी डेवलपमेंट है, वो तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सर पे था। हम जब तक उसको देते गए वो सारा आर्टिफिशियल सारा काम होता गया। लेकिन अब आपने ओवरी को नेचुरल तरीके से उठाना है, उसको रीजनरेट करना है एंड उसको सेंसिटाइज करना है, जो अब इस तरीके से आप भी करेंगे। सो बाय दिस regime it will be possible to carry on with the fertility potential in such cases। ठीक है, तो ये इसमें जो बेसिक स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है। बाकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो तो सबसे पहले आती है। इधर बिफोर स्टार्टिंग द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर प्यूबर्टी डेवलपमेंट, कि जिसमें आपने न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, उसकी साइको सोशल इश्यूज को एड्रेस करना है, और इसमें बाकी जो उसका फिजिकल एक्टिविटी को मॉडिफाई, जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू हर स्टेटस, वो आप इसमें कर रहे होते हो। अगर फर्ज किया ओवरी बिल्कुल काम नहीं कर रही, यानी ओवरी नॉन एग्जिस्टेंट है, या जैसे टर्नर के केसेस में अगरचे वो हाइपर गोनाडोट्रोफिक होता है, लेकिन अगर फर्ज किया हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में मसला है तो वो हाइपोगोनाडोट्रोफिक में आ जाएगा। तो उस सूरत में फिर आपको डेफिनेटली फर्टिलिटी पोटेंशियल वाली चीज निकल जाती है। फिर उसमें द पेशेंट हैज टू बी ऑन HRT फॉर हर नॉर्मल एज ऑफ मेनोपॉज। तो उसमें फिर आप, ये हम बात पिछले लेक्चर में भी कर चुके हुए हैं इन डिटेल, तो फिर हमने उसको उस तरह से एड्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरा ख्याल है डॉक्टर नाज़िया, इज इट क्लियर नाउ? इसमें आपका Yes, कोई और ऐसा इशू या कुछ और ऐसी चीज जो आप पूछना चाहो? नहीं मैडम, इसको हम लोग फिर IVF के लिए काउंसिल करेंगे या फिर उसको कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस जाहिर है इसमें कंसेप्शन के लिए ART कहेंगे, पहले उसका ट्रायल देंगे। जहाँ पे पेशेंट का ये इशू हो, जिसमें हम इतनी मुश्किल से उसकी ओवरी को सेंसिटाइज कर रहे हैं और फॉलिकुलर डेवलपमेंट, वहां पे अगर हम इसको वो कर दें, जाहिर है उस अफोर्डेबिलिटी के भी तो बहुत इशू होते हैं और अवेलेबिलिटी के भी बहुत इश्यूज होते हैं। तो इसलिए वो अगर पॉसिबल हो तो उसमें अगर कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज ये भी तो बेसिकली ART, ये भी तो ART ही है ना, जो हम इसको ओवुलेशन इंडक्शन कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक जो IVF ICSI है, वो फिर ऐसे पेशेंट्स में अगर अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो तो फिर हम कर सकते हैं, ये ऑप्शन उसको दे देनी चाहिए। और मैडम वो डोज जो कंबाइंड FSH और LH की है वो कितनी होगी? ये तकरीबन 75 इंटरनेशनल यूनिट ईच होती है। ठीक है, madam, normal range of FSH क्या होगी? Although it's a basic question. देखो नहीं, FSH जो है ना, अब अगर स्टार्ट में इसमें होता ये है कि FSH की तो रेशो चेंज हो रही होती है थ्रू आउट द साइकिल। अब फॉलिकुलर फेज में है, फिर उसके बाद ये ओवुलेशन के टाइम पे, फिर जो ल्यूटियल फेज है उसके टाइम पे, ये सारी फर्क होती है, वेरी करती है। यही वजह है कि हम इसको सेकंड थर्ड डे ऑफ साइकिल पे करते हैं, और अगर उस सेकंड थर्ड डे ऑफ साइकिल पे अगर ये मोर देन 10 है तो इट इंडिकेट्स फॉर ओवेरियन रिजर्व। अदरवाइज जो FSH है वो उसका जो मेन सिग्निफिकेंस है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, वो डे 2 और 3 के FSH के साथ ही है। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ये जो टॉपिक्स है ना, ये जरा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। अब ये इसमें थोड़ा सा जो सिनेरियो, इसमें ये जरा मुश्किल वाला सिनेरियो था। लेकिन सपोज एक ऐसी ही अगर फर्ज किया पेशेंट आपके पास आ जाती है हु इज 15-16 ईयर्स एज, और जिसमें जो है वो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें जो जो हम वजह समझ सकें कि प्राइमरी एमेनोरिया की कोई वजह, अगरचे आप सारी चीजें उसको रूल आउट करते हैं, लेकिन अगर फर्ज किया एक ऐसी हो तो उसमें भी हमारा जो ट्रीटमेंट शेड्यूल है वो सारा ऐसा ही होगा। ठीक है, तो उसमें क्योंकि इसमें होता ये है कि जब प्राइमरी एमेनोरिया के साथ पेशेंट आता है तो उसमें आप देखते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप हो गए या नहीं हो गए। अगर डेवलप हो गए हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर आप इंतजार भी कर सकते हो, क्योंकि बाय एज 13-14 भी अगर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप ना हुए हों तो फिर फिक्र वाली बात है। इसका मतलब है ईस्ट्रोजन नहीं बन रही। ईस्ट्रोजन ना बनने का मतलब है ओवरी नहीं बना रही, और ओवरी नहीं बना रही तो या ओवरी में मसला है या उससे ऊपर हायर सेंटर्स में मसला है। तो फिर उसको उन सारे हायर सेंटर्स को भी, सबको ही आपने एवेलुएट करना होता है। ठीक है, लेकिन मैडम ट्रीटमेंट इसी पैटर्न पे होगी। मैडम अस्सलाम वालेकुम।
जी वास्टम, मैडम अदर देन दिस टॉपिक मैं आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूछिए। मैडम अगर एक पेशेंट है, उसकी एज 35 से ऊपर है, 38 इयर्स है, उसको प्राइमरी सब फर्टिलिटी है, मोर देन 5 इयर्स है, और उसकी जो सारा वर्कअप नॉर्मल है, लेकिन खातून के अल्ट्रासाउंड में, फीमेल के अल्ट्रासाउंड में 5 फाइब्राइड है। पोस्टीरियर वॉल में एक सबसेरोजल 3 सेंटीमीटर का है, एक सब म्यूकोजल है, 2 से ब्लीड नहीं करा रहा, 2 to 3 सेंटीमीटर का, इस तरह 5 फाइब्राइड है। तो मैडम वो आईवीएफ के लिए बिल्कुल रेडी है, उसका प्लान है, तो क्या नहीं मैडम मैं लेकिन उसकी देखो, सर्जरी हाँ करूंगी? नहीं देखो, मैं करूंगी इसमें फाइब्राइड? मैं उसी का जवाब देती हूँ। इवन फॉर द आईवीएफ फिक्सी या जहाँ पे भी हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहां पे इट शुड बी डन अंडर आइडियल सिचुएशन एंड इट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर वेरिएबल विच कैन अफेक्ट द सक्सेस ऑफ आईवीएफ फिक्सी। अब जैसे अगर ट्यूबल ब्लॉकेज में हम करते हैं, तो ट्यूबल ब्लॉकेज में अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स बना हो तो उसको निकालना या उसकी क्लिपिंग करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि वो जो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड है पेंट अप हुआ उन ट्यूब्स के अंदर, दैट कैन डिस्टर्ब द ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन ऑफ द दैट जाइगोट। अब इसी तरह से जो फाइब्रिड हैं, इसमें फाइब्रिड मैपिंग बड़ी जरूरी होती है ऐसे पेशेंट्स में जिनमें फाइब्रिड हों और जिन्होंने आईवीएफ फिक्सी के लिए जाना हो। तो फाइब्रिड मैपिंग का मतलब ये है कि फीगो स्टेज जो 4 तक के हैं, 3-4 तक के हैं, वो फाइब्रिड शुड बी रिमूव्ड। सब सिरोजल को करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं इतना पड़ता, लेकिन जो सब एंडोमेट्रियल वाले फाइब्रिड हैं, वो अगर छोटे भी हों तो उनका निकालना जरूरी होता है, क्योंकि सब एंडोमेट्रियल फाइब्रिड कॉमनली और जो इंट्रामायोमेट्रियल फाइब्रिड हैं टू सम एक्सटेंट कैन अफेक्ट द इम्प्लांटेशन एंड द ऑनवर्ड प्रेगनेंसी आउटकम। तो इसलिए ऐसे पेशेंट में जो आईवीएफ फिक्सी के लिए जाए, बजाय इसके कि वो साइकिल फेलियर हो जाए, उसमें बेहतर है कि इसकी मायोमेक्टमी कर दी जाए। ओके मैडम, थैंक यू। चलें जी, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैडम मैक्यून ऑलब्राइट वगैरह में मैक्यून ऑलब्राइट सिंड्रोम, तो जी वो हमारे डिफरेंशियल मैक्यून ऑलब्राइट सिंड्रोम हमारे डिफरेंशियल्स में नहीं आ सकता? सॉरी, आप जरा एक्सप्लेन करेंगे उस सिंड्रोम को? मैडम मैक्यून ऑलब्राइट सिंड्रोम, मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन बेसिकली मैं थोड़ी रीकॉल डिफरेंट है। नहीं कर पा रही हूँ इसको, आप इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैडम जिसमें स्किन पैचेस होते हैं, जिसकी ट्रीटमेंट गोनेडोट्रोपिन है, सेंट्रल भी हो सकता है, तो हाँ, मैक्यून ऑलब्राइट सिंड्रोम इसकी डिफरेंशियल्स में नहीं आ सकता? मैं चूंकि इसके बारे में कंफर्म्ड नहीं हूँ, इसलिए अभी इस पे कमेंट नहीं कर सकती, ठीक है ना। आई ठीक है नीड टू रीड अबाउट इट कि इसका मैडम। एक कितनी दफा इम्प्लीकेशन है इसके साथ। मैडम उसमें सिनेरियो एक दफा एग्जाम में आया था ना, मैक्यून ऑलब्राइट का पिक्चर दी हुई थी, और इन्होंने हाँ, कहा कि अभी आप इसका वाइवा दो मैक्यून ऑलब्राइट का, इसमें क्या क्या होता है। सीपीएसपी में एक क्वेश्चन आया था एक दफा एक्सटेंडेड टॉक्स में। अच्छा, ठीक है, नहीं, लेकिन बट इसके आई अंदर आई मे नीड टू प्राइमरी लुक इनटू एमेनोरिया इट। नहीं होता। ठीक है, मैं चूंकि इसके बारे में कंफर्म्ड नहीं हूँ, इसलिए अभी इस पे कमेंट नहीं किया जा सकता। तो ओके लेट मी रीड अबाउट इट, ठीक है, इसको फिर ओके देख के डिटेल में पढ़ के तो फिर वी कैन कमेंट ऑन इट। ठीक है मैडम, थैंक यू। चलें जी, अब नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो तो मुझे बता दीजिए। एक्सक्यूज मी, ये जो मैक्यूने एल्ब्राइट सिंड्रोम होता है ना, इसके अंदर प्राइमरी एमेनोरिया नहीं होता, ये इसमें तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है। हाँ हाँ, मतलब वही ना, थोड़ा सा ये जरा मुझे कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसमें जरा थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलें जी, अब इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट आपका कोई टॉपिक है पर्टिकुलर तो वो बता दीजिए, मैडम अदरवाइज ये आई विल चूज इट ऑन माई सेल्फ। मैडम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ही